एक ऐसी जगह जहां कभी पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और लगभग 2,000 आचार्य ज्ञान की साधना करते थे। जहां की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि कहा जाता है उसकी किताबें महीनों तक जलती रहीं। लेकिन सवाल ये है, नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर किसने जलाया? क्या ये सिर्फ एक आक्रमण था या इसके पीछे इतिहास की कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है? कुछ इतिहासकार एक नाम बताते हैं, बख्तियार खिलजी, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जब हम इतिहास की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि नालंदा का विनाश सिर्फ एक घटना नहीं था। ये पूरे एशिया की बौद्ध शिक्षा पर पड़ा एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। और इस कहानी में छिपे हैं कई ऐसे तथ्य जो आज भी इतिहास की किताबों में बहस का विषय बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे सच को समझने के लिए हमें करीब 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की रिसर्च आधारित वीडियो बनाने में हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं था, ये उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी स्थापना लगभग 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई थी। धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया कि चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पढ़ाई सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थी। नालंदा में पढ़ाए जाते थे दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र और बौद्ध दर्शन। कहा जाता है कि नालंदा में प्रवेश लेना इतना कठिन था कि हर 10 में से सिर्फ 2 छात्र ही प्रवेश परीक्षा पास कर पाते थे। लेकिन आज उस महान विश्वविद्यालय के स्थान पर सिर्फ खंडहर बचे हैं। और इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय मिट्टी में मिल गया? नालंदा की कहानी शुरू होती है लगभग 1500 साल पहले। उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौरान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। धीरे धीरे ये सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं रहा, बल्कि एक विशाल मठ विश्वविद्यालय परिसर बन गया। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ थे 8 बड़े परिसर, 10 मंदिर, कई अध्ययन कक्ष और विशाल छात्रावास। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को कहा जाता था धर्मगंज। धर्मगंज वास्तव में 3 विशाल इमारतों का समूह था, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत 9 मंजिला बताई जाती है। कल्पना कीजिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा की व्यवस्था भी विकसित नहीं हुई थी, भारत में एक 9 मंजिला लाइब्रेरी मौजूद थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग जब 7वीं सदी में भारत आए तो उन्होंने नालंदा में कई साल तक अध्ययन किया। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि नालंदा में हजारों छात्र रहते थे और पूरा परिसर ज्ञान की चर्चा से गूंजता रहता था। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और भारत में कई नए राजवंश उभरने लगे। फिर भी नालंदा का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि बाद में पाल वंश के राजाओं ने भी इसे संरक्षण दिया। पाल शासक खास तौर पर बौद्ध धर्म के समर्थक थे। उनके समय में नालंदा और भी समृद्ध हो गया। लेकिन यही वो समय था जब एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही थी। 12वीं सदी के अंत तक उत्तर भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी। ये शक्ति थी तुर्की सेनापतियों की। इसी दौर में एक नाम तेजी से इतिहास में उभरता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मूल रूप से मध्य एशिया से आया एक तुर्की सैन्य अधिकारी था। शुरुआत में उसे बड़ी सैन्य जिम्मेदारियां नहीं मिली थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे छोटे सैन्य अभियानों के जरिए अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उसका लक्ष्य था पूर्वी भारत पर कब्जा। उस समय बिहार और बंगाल के कई हिस्से बौद्ध मठों और शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें शामिल थे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये सभी संस्थान सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे।
लेकिन 11वीं सदी के अंत तक पुराने राजवंश कमजोर होने लगे और राजनीति खासी अस्थिर हो गई। इसी दौरान बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ बिहार की ओर अभियान शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार उसकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी रणनीति बेहद तेज और अचानक हमलों पर आधारित थी। और फिर एक दिन इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिसने ज्ञान के इस महान केंद्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना बिहार पहुंची। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल लेकिन लगभग असैनिक परिसर था। यहाँ के भिक्षु और विद्यार्थी पूरी तरह शिक्षा और धर्म में लगे हुए थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि बख्तियार खिलजी की सेना ने अचानक नालंदा परिसर पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि विश्वविद्यालय के पास किसी तरह का सैन्य प्रतिरोध करने का समय तक नहीं था। कहा जाता है कि उस हमले में कई भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ नालंदा की लाइब्रेरी का। जब सैनिकों ने परिसर को लूटा तो उन्होंने लाइब्रेरी की इमारतों में आग लगा दी। इतिहास में यह दावा किया जाता है कि लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसकी किताबें कई महीनों तक जलती रहीं। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को अतिशयोक्ति भी मानते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उस आग में हजारों पांडुलिपियां और ज्ञान का अनमोल खजाना नष्ट हो गया। कल्पना कीजिए, सदियों से जमा किया गया ज्ञान कुछ ही दिनों में राख में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा का पतन सिर्फ एक हमले से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी थे। और इन्हीं कारणों को समझे बिना नालंदा के विनाश की पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इतिहासकारों ने इस घटना की गहराई से जांच की तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे पहला सवाल, हमें कैसे पता चला कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था? इसका सबसे बड़ा स्रोत है एक फारसी इतिहासकार की किताब। इस इतिहासकार का नाम था मिन्हाज-उस-सिराज। इस किताब में उसने लिखा कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के एक बड़े बौद्ध मठ पर हमला किया था। उसके अनुसार उस स्थान पर इतने विद्वान रहते थे कि सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या करते हैं। और जब सैनिकों ने वहां मौजूद लोगों से पूछा तो पता चला कि वे किताबें पढ़ते और सिखाते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस हमले में बड़ी संख्या में भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और पूरा परिसर नष्ट कर दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह वही हमला था जिसमें नालंदा को नष्ट किया गया, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि मिन्हाज-उस-सिराज ने उस स्थान का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, इसलिए यह संभव है कि वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी हो सकता था। यहीं से इतिहास की बहस शुरू होती है। क्या वास्तव में नालंदा को उसी हमले में नष्ट किया गया था, या कहानी कुछ और थी? और इसी जगह से सामने आता है एक दूसरा बड़ा तथ्य। पुरातात्विक खोजों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय उस हमले के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहा। इतिहासकारों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि कुछ भिक्षु और विद्वान उस हमले के बाद भी वहां रह रहे थे। इसका मतलब यह है कि संभव है कि नालंदा पूरी तरह एक ही दिन में नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका पतन धीरे धीरे हुआ। क्योंकि कई विद्वान ये भी कहते हैं कि उस समय तक भारत में बौद्ध धर्म पहले ही कमजोर होने लगा था। 8वीं से 12वीं सदी के बीच भारत में हिंदू धर्म और शैव वैष्णव परंपराओं का प्रभाव बढ़ रहा था। कई बौद्ध मठों को पहले जैसा संरक्षण नहीं मिल रहा था। पाल वंश के पतन के बाद नालंदा को मिलने वाला राजकीय समर्थन भी कम हो गया। इसका मतलब यह है कि नालंदा पहले से ही कमजोर स्थिति में था, और जब विदेशी आक्रमण हुआ तो वो इस झटके को सह नहीं पाया। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां थीं। इनमें से कई पांडुलिपियां आज पूरी तरह खो चुकी हैं। कल्पना कीजिए, अगर वे पांडुलिपियां बच जाती तो शायद हमें प्राचीन भारत के विज्ञान, गणित और दर्शन के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता। लेकिन इतिहास ने हमें वो मौका नहीं दिया, और यही कारण है कि नालंदा का विनाश सिर्फ एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, ये था ज्ञान की एक पूरी परंपरा का टूट जाना। नालंदा सिर्फ भारत का विश्वविद्यालय नहीं था, ये पूरे एशिया का बौद्धिक केंद्र था। यहाँ पढ़ने वाले छात्र चीन, तिब्बत, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया से आते थे। जब नालंदा नष्ट हुआ तो इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत के कई बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि नालंदा के कई विद्वान हमले के बाद तिब्बत की ओर चले गए। उन्होंने वहां जाकर बौद्ध शिक्षा को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि तिब्बत में बौद्ध दर्शन की कई परंपराएं दरअसल नालंदा की परंपरा से ही निकली हैं। लेकिन भारत में स्थिति अलग थी। धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा के बड़े केंद्र खत्म होने लगे। नालंदा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया, और कुछ ही समय में भारत से बौद्ध शिक्षा का बड़ा नेटवर्क लगभग खत्म हो गया।
इतिहासकार मानते हैं कि अगर नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय जीवित रहते तो भारत का बौद्धिक इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। लेकिन इतिहास में अगर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो हुआ वो हमेशा के लिए अतीत बन चुका है। आज जब हम बिहार के नालंदा के खंडहरों को देखते हैं तो हमें सिर्फ ईंटों और दीवारों के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि इन खंडहरों के नीचे छिपी है दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक की कहानी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां हजारों छात्र ज्ञान की खोज में आते थे, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां सदियों का ज्ञान संग्रहित था, और एक ऐसी परंपरा जिसने पूरे एशिया की बौद्धिक दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन इतिहास हमें एक सख्त सच्चाई भी सिखाता है। ज्ञान के केंद्र कभी सिर्फ इमारतों से नहीं बचते, उन्हें बचाने के लिए चाहिए संरक्षण, स्थिरता और समाज का समर्थन। जब ये चीजें कमजोर पड़ती हैं तो सबसे महान संस्थान भी समय की धूल में खो सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि लगभग 800 साल बाद भारत ने एक नया कदम उठाया। 2010 में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था उस प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित करना। आज दुनिया भर के छात्र एक बार फिर नालंदा में पढ़ने आ रहे हैं। शायद यही इतिहास का सबसे खूबसूरत संदेश है। इमारतें नष्ट हो सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान की परंपरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी में कुछ लोग होते हैं जो उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से नालंदा के विनाश से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी गहरी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम इतिहास के एक और ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।